हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट, एसएससी जेईई का गाइडेंस सीरीज चल रहा है जिसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि एसएससी जेईई का जो वैकेंसी है वो कब तक देखने को मिलेगा, एसएससी जेईई 2022 और 23 वाला। इसके अलावा एग्जाम डेट क्या होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। वैकेंसी कितना होगा ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और आपका एज क्राइटेरिया के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है टॉपिक कि एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जो एग्जाम पैटर्न 2021 में था वही रिपीट होने वाला है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 2022 में जो है वो एसएससी जेईई का एग्जाम नहीं हो रहा है। मतलब 2022 में हो रहा है लेकिन लास्ट में होगा। नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा? 28 ऑफ नवंबर। मैं सारा डिटेल आप लोगों को बता चुका हूँ इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। तो अगर आप उसको नहीं देखे तो उसको आप जाके देख सकते हो। 28 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन आने वाला है और इसके बाद आपको एक मंथ का विंडो दिया जाएगा जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो एकदम लास्ट मंथ में आएगा इस साल का, यानी कि 2023 में एग्जाम होगा। तो दैट इज वाई 2021 का ही रिपीटेशन चलेगा, एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा गया एसएससी जेईई 2021 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। 2 फेज में होता है, फेज 1 और फेज 2, या फिर पेपर 1 और पेपर 2, या फिर सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अगर मैं बात करता हूँ फेज 1 का यानी पेपर 1 का, तो ये 200 मार्क का रहता है, ठीक है। एंड सेकंड पेपर का बात करेंगे तो 300 मार्क का रहता है। पहला पेपर 200, दूसरा पेपर 300 मार्क का, राइट। एंड अगर बात करेंगे बोथ पेपर जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब एक अगर क्वेश्चन रहेगा उसका 4 ऑप्शन रहेगा, इजंट इट। और 0.25 नेगेटिव रहता है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1/3 नेगेटिव रहता है। मतलब हर 4 क्वेश्चन गलत करते हो, आई मीन यहाँ पे अगर नेगेटिव जाता है 1/3, यानी कि एवरी 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो वो कट कर दिया जाता है। समझ आए मेरी बात? तो ये मेरा नेगेटिव होता है। तो चलो थोड़ा डिटेल वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रहता है। जैसे पेपर 1 बात करते हैं, सीबीटी 1 भी इसको आप बोल सकते हो, और सीबीटी 2। सीबीटी 1 का अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जनरल अवेयरनेस रहता है, जीए जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको सारा चीज़ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पूछा जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, समझ रहे हो ना, इससे सभी चीज़ पूछा रहेगा। करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, साइंस वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत रहता है। तो यहाँ से आपको जनरल अवेयरनेस हो गया। फिर आ जाता है आपका इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट, यानी रीजनिंग पूछा जाएगा। दोनों आपका 50-50 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका जनरल इंजीनियरिंग। तो आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो वहाँ से आपका रहेगा। जैसे कोई अगर सिविल से बिलोंग करता है तो उसका सिविल से रहेगा 100 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से रहेगा, अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से रहेगा। तो इन सभी मिला के आपका कितना हो गया? 100+100 यानी कि 200, ठीक है। 200 मार्क का ये हो गया पेपर 1। आपको टाइम कितना मिलने वाला है? 120 मिनट्स। कितना मिलने वाला? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा टाइम मिलेगा। 200 मार्क का क्वेश्चन आने वाला, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 120 मिनट में, ओनली 120 मिनट्स में आपको कितना क्वेश्चन लगाना? 200 क्वेश्चन लगाना है। इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन को लगाने में 1 मिनट से भी कम टाइम मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, एग्जाम का पैटर्न जो रहता है यानी क्वेश्चन का लेवल जो रहता है वो ईजी टू मीडियम रहता है। कुछ एक अगर मैं 100 में बात करता हूँ, 100 में 10-15 क्वेश्चन ही रहता है जो टफ लेवल का रहता है। वो हर एक एग्जाम का पैटर्न रहता है। लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप एक बार देख के आंसर मार सकते हो, और कुछ मीडियम लेवल का रहेगा जो थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पेपर 1 का हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 का। तो अगर मैं पेपर 2 का यहाँ पे बात करता हूँ, पेपर 2 का, तो पेपर 2 में आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर 2 में क्या रहता है। सबसे पहली बात, पूरा का पूरा ये टेक्निकल वाला पार्ट रहता है। अच्छा, अगर मैं पेपर 1 का बात करूँ तो यहाँ पे मेरा नॉन टेक भी है, एंड टेक भी है, नॉन टेक एंड टेक। लेकिन ये आप देख सकते हो टेक्निकल 100 मार्क्स का था, टेक कितना का था? 100 मार्क्स का रहता है। चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, 100 मार्क का रहता है। और आपका 100 मार्क्स का रहता है नॉन टेक, जिसमें रीजनिंग पूछा जाएगा और आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। लेकिन अगर सीबीटी 2 का बात करेंगे, फिर पेपर 2 का बात करेंगे, ये कंप्लीट आपका टेक रहेगा। कंप्लीट क्या रहेगा? आपका टेक्निकल रहने वाला है।
300 मार्क्स का रहेगा। राइटिंग को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको 6-7 क्वेश्चन दिया जाता है, मल्टीपल चॉइस रहता है, लेकिन आपको लिखना पड़ता है, उस बेसिस पे आपको मार्क दिया जाता है जिस तरह आप सेमेस्टर में एग्जाम देते हो। अगर आप वही सेम है, सिविल से बिलोंग करते हो तो सिविल से रहेगा 300, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से रहेगा 300, और मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल से रहेगा 300। और इसमें भी आपको सेम 2 घंटा टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट्स इसमें भी आपको टाइम मिलने वाला है। समझ आया कि नहीं? तो ये होता है पेपर का नेचर, यानी एग्जाम पैटर्न। अब थोड़ा हम लोग और डिटेल वाइज चलते हैं। 2021 का सिलेबस थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं 1 बाय 1 करके, सब्जेक्ट वाइज किसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा, देखो कॉमन रहता है, पहला वाला पेपर जो रहता है वो तो कॉमन रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ पहला पेपर ये जनरल अवेयरनेस, मैंने जनरल अवेयरनेस एंड आपका रीजनिंग, ये कॉमन है। ये सभी को जनरल अवेयरनेस एंड आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, यानी 100 नंबर का 50-50। अब देखते हैं इसका क्या सिलेबस होता है। तो अगर मैं सिलेबस की यहाँ बात करूँ रीजनिंग का, तो देखो यहाँ पे एनालॉगस पूछा जाता है, सिमिलरिटीज पूछा जाएगा, डिफरेंसेस पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ एनालिसिस का क्वेश्चन रहता है, जजमेंट का रहता है, डिसीजन मेकिंग का रहता है, विजुअल मेमोरी का रहता है। इसके अलावा बात करेंगे रिलेशनशिप से क्वेश्चन रहता है, कुछ आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग रहता है, मैथमेटिकल रीजनिंग रहता है, वर्बल नॉन वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन रहेगा, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन रहेगा, नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का चीजें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर जनरल अवेयरनेस का बात करेंगे तो वही सभी टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेजर टॉपिक तो है करंट अफेयर, सबसे ज्यादा करंट अफेयर याद रखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बात करेंगे, हिस्ट्री का बात करेंगे, इसके अलावा आपका कुछ कल्चरल बात करेंगे, सोशल का बात करेंगे। ये सभी से जो क्वेश्चन रहता है ना वो कम पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो स्टैटिक वाला पार्ट पूछा जाएगा, सबसे बड़ा चौड़ा प्रथम, हिस्ट्री में पहला कौन बना था आपका, जैसे कोई भी बाबर कौन था, उसका बेटा का क्या नाम था, इस टाइप से पूछा जाएगा आपको। मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट पूछा जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, डीपली नहीं पूछा जाएगा, एकदम ऊपर ऊपर लेवल का पूछा जाएगा। करंट अफेयर थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि करंट अफेयर भी लड़का फंसता है, तो करंट अफेयर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली कोई भी यूट्यूब चैनल जो करंट अफेयर लाती है उसका आप देखो, या फिर पेपर न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। या फिर आप गाइड भी कर सकते हो, 30-40 रुपये में मिलता है मंथली आप ले लो, उसको पढ़ लो, है ना। तो करंट अफेयर और ये सभी चीज़ तो आप सिंपली लोसेंट पढ़ सकते हो, लोसेंट से आपका क्लियर हो जाएगा। एंड अगर बात करेंगे साइंस, देखो इकोनॉमिक्स बेसिकली है और आपका पॉलिटी भी है। तो ये सभी चीज़ से याद रखना, पॉलिटी रहे, इकोनॉमिक्स रहे, हिस्ट्री रहे या ज्योग्राफी रहे। जो अगर पूछा जाएगा स्टैटिक वाला पार्ट, मतलब जो सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है, नॉन टेबल पोर्शन पूछा जाता है, बहुत ही इजी लेवल का पूछा जाएगा। आपको क्या करेगा, करंट अफेयर्स का ही हिस्ट्री पूछेगा, करंट अफेयर से ही पॉलिटी पूछेगा। जो करंट में हिस्ट्री में कोई चेंज हुआ, पॉलिटी में कुछ चेंज हुआ, इकोनॉमिक्स कुछ चेंज हुआ, जैसे अभी इंडिया का जीडीपी वगैरह क्या है, कुछ बॉर्डर चेंज हुआ तो वो बोल देगा कि कौन सा आर्टिकल है। जीएसटी मान लो कुछ नया रूल आया है तो जीएसटी किस आर्टिकल में आएगा, अमेंडमेंट कौन सा वो किया गया है तो वो पॉलिटी में आ गया। लेकिन करंट अफेयर का पॉलिटी है, करंट अफेयर का हिस्ट्री है, करंट अफेयर का ज्योग्राफी है। कुछ बॉर्डर चेंज हुआ था, करंट अफेयर का बॉर्डर पूछेगा। अधिकतर ट्राई करता है हिस्ट्री रहे, पॉलिटी रहे, ज्योग्राफी रहे, वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछता है। और अगर जनरली ऐसे पूछा जाएगा तो बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लूसेंट दे सकते हो हिस्ट्री पॉलिटी के लिए, और बाकी करंट अफेयर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका सब हो जाएगा क्लियर। रीजनिंग के लिए सिंपल आपका आता है RS अग्रवाल का रीजनिंग, आप उसको देख लेना तो मोर देन हो जाएगा काफ़ी। या फिर कोई भी जैसे मैंने कहा अच्छा यूट्यूब चैनल में आप टीचर से पढ़ सकते हो, वहाँ से भी एक कंटेंट आपको टोटल मिल जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया आपका नॉन टेक वाला पार्ट। अब बात करते हैं टेक्निकल वाला पार्ट। तो देखो ये इलेक्ट्रिकल का है, ये मैकेनिकल का यहाँ पे है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल का है और ये आपका सिविल का है और ये आपका स्ट्रक्चरल का है। देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं रहता पूरा का पूरा। जिससे अगर मैं बात करूँ, देखो मैकेनिकल में तो टॉम दिया गया, थ्योरी ऑफ मशीन, MD दिया गया, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिया गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया गया। मतलब कुछ बोला नहीं गया टॉपिक वाइज, आपको सब पढ़ना है। तो ये कहाँ से आपको पता चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है 10 या फिर 15 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर। आप मार्केट में जाना, 10 साल से 15 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर आजकल मिल जाएगा, बहुत सारा आता है, मेडीजी का आता है, या फिर आप बहुत सारा आज के टाइम पे आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले लेना। उसको जब आप चैप्टर वाइज लगाओगे या फिर सब्जेक्ट वाइज लगाओगे, आपको पता चलेगा किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो आप लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना चाहिए, प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन करने के बाद आप ये पेपर से क्वेश्चन लगाना और आपको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया। सेम इसमें भी है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, RS खुरमी लगा सकते हो, ठीक है, बेस्ट है। एंड RK जैन मोर देन सफिशिएंट इन दोनों को। RK जैन RS खुरमी लगा लेना एंड 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लो। ये सभी ब्रांच के लिए बात कर रहा हूँ, खासकर सिविल के लिए तो मिलता ही है और मैकेनिकल के लिए। सिविल को इलेक्ट्रिकल के भी मिलता है, RS खुरमी अगर नहीं कुछ होगा तो ऑब्जेक्टिव बुक का मैं बात करूँ। ये दोनों क्या ऑब्जेक्टिव बुक है,
ऑब्जेक्टिव बुक है। और ये क्या चैप्टर वाइज बुक दिया रहा है। जैसे मान लें हम बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ मशीन का, तो इसमें 400 क्वेश्चन रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स में 400 क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो सर्किट लॉ से 200-300 क्वेश्चन रहेगा उस चैप्टर में। या बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, या फिर कोई देख लो मैग्नेटिक सर्किट, तो उससे कुछ क्वेश्चन रहेगा, 300-400 क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वहाँ से लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो चीज़ नहीं याद आ रहा उसको रट लो, क्योंकि बहुत सारा आप देखिएगा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो RS कुर्मी, RK जैन, मैं बात करूँ सिविल और मैकेनिकल तो मुझे पता है, अगर इलेक्ट्रिकल को मिलता है तब भी अच्छा है, ये दोनों बुक। एंड 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर, ये मैं एडिशनल तैयारी करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको बूस्टअप करना है, ये एग्जाम के 3-4 महीना पहले का बात कर रहा हूँ, उससे पहले आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। कोई भी एक टीचर का ले लो, या फिर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या फिर बुक से पढ़ते हो, तो वो बात अलग है। ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता डायरेक्ट RS कुर्मी रट लेने लगे, ऐसा नहीं होता, पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, आप सिलेबस देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है SSC JEE में। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि SSC JEE का जो पोस्ट होता है वो B कैटेगरी का होता है, और RRB JEE का अगर बात करेंगे तो वो C कैटेगरी का होता है। ठीक है, इनकी इसमें ज़्यादा आपको पावर मिलता है। SSC JEE अगर आप बनिएगा जूनियर इंजीनियर SSC में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको पावर ज़्यादा मिलेगा। RRB JEE ग्रुप C का रहता है, लेकिन आप पैसा का बात करेंगे तो RRB JEE में ज़्यादा पैसा है। ठीक है, चलिए, वो बात अलग है। एलिजिबल क्राइटेरिया तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है SSC में। ठीक है, जैसे आप बात करेंगे CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो जाता है। इसके अलावा MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो जाता है। ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर मैं एज का बात करूँ ना, तो कुछ में 32 साल दिया जाता है। आप ध्यान से देखना, 32 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। किसमें? अगर आपको सिर्फ CWC में जाना है, CWC में जाना है यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में जाना है, तो यू नीड, मतलब इसमें आपको 1 साल ज़्यादा दिया जाता है। 1 साल नहीं, 2 साल, 32 साल तक। अगर आप 32 साल तक एज हो जाता, फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो SSC JEE का। और ये मैं बात करूँ विदाउट रिलैक्सेशन, इसमें रिलैक्सेशन भी ऐड होगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एज रिलैक्सेशन ऐड होगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये जनरल का है। ठीक है, ओके। एंड बाकी सबका देखो यहाँ पे 30-30 है, सबका टोटल का 30 है। चाहे आप FBJ में जाना चाहते हैं, फराका बैरेज में जाना चाहते हो, या फिर BRO में जाना चाहते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कहीं भी आप जाना चाहते हो, तो सबके लिए 30 एज है। बस इसी के लिए आपको 32 यानी कि ज़्यादा थोड़ा मिलता है। अब देखो, ये तो नॉर्मल हो गया है जनरल के लिए। अब देखो, अगर आप SC से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर, मतलब यहाँ पे जोड़ लो 32 + 5, तो यहाँ पे 37 ईयर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अगर बाकी का बात करेंगे तो 30 + 5 यानी 35 साल, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। टाइम का टेंशन नहीं है, आई मीन एज का टेंशन नहीं आपके पास। अच्छा, बस आप जब भी प्रिपरेशन, इसलिए हड़बड़ा के कभी भी प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए कि जल्दबाजी में करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर दें, चलो कुछ भी पढ़ लो। देखो, बात ये होता है कि 3-4 महीने में आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे, जाओगे, नंबर 50-60 नंबर आएगा, क्वालिफिकेशन होगा नहीं, लेकिन उस चक्कर में आप अच्छे से पढ़े नहीं, आप फिर से प्रिपरेशन करोगे, फिर से पढ़ोगे। उससे बेटर है कि आप 4 ही सब्जेक्ट पढ़ो। मैकेनिकल में मान लो 12 सब्जेक्ट है, सिविल में 12 सब्जेक्ट है, तो 12 सब्जेक्ट ना पढ़ो, 3 ही पढ़ो, 4 ही पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट वही 4 पढ़ो कि वहाँ जाओगे 40 नंबर आएगा, लेकिन 4 सब्जेक्ट तो आप अच्छे से किए। नेक्स्ट बारी में और 4 सब्जेक्ट करोगे तो 8 हो जाएगा। लड़का ये गलती करता है, वो 4 सब्जेक्ट में सोचता है कि 4 महीने में सब पढ़ ले। उस चक्कर में क्या होता है, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, और जब एग्जाम दे तो अच्छा नहीं जाता, तो आपको लगता है कोई भी तो चैप्टर हम अच्छे से किए नहीं, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये गलती मत करना। उसमें क्या होता है, आपका बस टाइम बर्बाद होता है, ईयर धीरे धीरे लैप्स कर रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। तो मैं ये टारगेट करूंगा कि आप जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कितना टाइम ले वो मैटर नहीं करता। 1 साल में 2 सब्जेक्ट किए कोई दिक्कत नहीं है, भले आप 3 साल लगा के तैयारी करो, लेकिन जॉब मिलना चाहिए। ऐसा हड़बड़ा के मत करना कि भाई जल्दी एग्जाम में फॉर्म भर दिए तो चलो कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। रटना नहीं, क्योंकि रटने से एग्जाम तो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लाखों बच्चे का भीड़ रहता है ना, कंपटीशन बहुत हाई है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है। दिक्कत देखो क्या होता है ना, लाखों बच्चा बढ़ता है और कुछ बच्चे का सिलेक्शन होता है, 1000 एक बच्चा का सिलेक्शन होता है, जबकि बढ़ता 10 लाख 20 लाख। ऐसा रीजन क्या होता है? ऐसा बात नहीं है, बहुत किसी को लगता है बहुत कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं है। 90% लड़का तो पढ़ता ही नहीं है। 90% लड़का एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जब आ जाता है एग्जाम डेट, तब वो सीरियस होता है। और जो 10% बच्चा है वो बस पढ़ता है अच्छी तरह से, इसीलिए वही लड़का निकालता है। और जो 10% बच्चा है, इसमें भी कुछ बच्चा ऐसा रहता है जो क्या करता है, बिना मतलब का, यानी कहने का मतलब है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, कुछ भी पढ़ने लगता है। वो लोग लगता है महारत में, PhD वाला ज्ञान रहता है, लेकिन जब एग्जाम में जाता है, मतलब समझ लो ना, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ नहीं पढ़ता है। जो सिंपल कैलकुलेशन वाला चीज़ है वो कुछ भाष पढ़ लेगा, IAS का पढ़ लेगा, गेट का पढ़ लेगा, और बैठता कहाँ पे, SSC JEE में।
तो आपको ये भी ध्यान रखना कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। गेट के लिए अप्लाई करो तो आप ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला सॉल्व करो। अगर आप आईएएस के लिए अप्लाई करो तो ज़्यादा थ्योरेटिकल करो। अगर आप एसएससी जेईई आरआरबी जी करो तो ये ज़्यादा भास्ट नहीं पूछता है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, प्रीवियस ईयर का देखना है। इसीलिए आज के टाइम पे स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट करने का मतलब क्या है, आप लोग ज़्यादा मत पढ़ो, आप पैटर्न को देखो। आप जो मैंने कहा ना कि 1 महीना तक सिर्फ ये पैटर्न देखो कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा 10 साल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का देखो 10 साल में क्या क्या पूछा गया है, उस टॉपिक को नोट डाउन करो, उस बेसिस पर पढ़ो। फिर देखो ये सभी चीज़ में मेहनत लगता है, तो ये अब करोगे तब जाके स्मार्ट स्टडी होता है। तो मैं बात कर रहे थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओबीसी का 3 साल दिया गया है, पीडब्ल्यूडी का 10 साल दिया गया है। उसी तरह ओबीसी प्लस पीडब्ल्यू रहेगा तो 13 साल, और एसटी एससी प्लस पीडब्ल्यू तो 15 साल, और एक्स सर्विसमैन का 3 साल। ठीक है, और यहाँ पे अगर डिफेंस कोई अगर मतलब कुछ डिसेबिलिटी है तो उसको 8 साल दिया जाता है। तो काफ़ी आपके पास टाइम है। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर एक वर्ड में कहा जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यू नीड टू थिंग्स। क्या? फर्स्ट वन, आपको डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या फिर बीटेक, पहले तो मैं बीटेक ले तो हायर क्वालिफिकेशन, बीटेक या फिर बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये होना चाहिए। एंड सेकंड नंबर में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा। और याद रखना ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। 3 ईयर का होता है, यस 3 ईयर का कंप्लीट डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। बस यही दो, बीटेक, बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्निकल या फिर डिप्लोमा। अगर आप यही 3 किए हैं तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो एसएससी। अदरवाइज बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है, सर हम बीएससी किए हैं क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या सर बीबीए किए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अगर ये 3 चीज़ है तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अब डिप्लोमा में बहुत सारा ब्रांच होता है, आप मैकेनिकल से किए हो, सिविल से किए हो, इलेक्ट्रिकल से किए हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ ना, देखो सिविल का है तो अगर आप डिप्लोमा किए हो तो सिविल से हो तो भर सकते हो, मैकेनिकल से हो तो आप भर सकते हो, इलेक्ट्रिकल से हो भर सकते हो। तो सिविल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का ही यहाँ पे आपको देखा जाता है। ठीक है, और कुछ जो आता है वो आपका देखो जैसे QSC है, कुछ का ऐसा, जैसे ये सर्वे वगैरह से दिया गया 3 ईयर सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर QC मतलब क्या है, बिल्डिंग और आपका क्वांटिटिव सर्वेइंग से किए हो, कुछ खास होता है QC यानी कि क्वांटिटिव और सर्वेइंग। ठीक है, तब भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बीई, बीटेक और डिप्लोमा, देन यू कैन इजिली अप्लाई दिस फॉर्म। तो ये हो गया मेरा एग्जाम पैटर्न, हम लोग डिस्कस किए CBT 1 का, CBT 2 का। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि एज क्वालिफिकेशन क्या होता है, मतलब एज कितना चाहिए, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बात की हम लोग। तो आई होप सो आप लोग को इससे आइडिया लगा होगा कि क्या सिलेबस और किस तरीके से आपको पढ़ना है। और जो मैंने कहा, स्मार्ट स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, उस बेसिस से प्रिपरेशन करो। ठीक है, उस बेसिस से प्रिपरेशन करोगे तो काफ़ी अच्छा आपका होगा। और कोई भी अगर डाउट हो किस तरीके से पढ़ना है तो मैं को ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप, वहाँ से आप पूछ सकते हो सर किस तरीके से तैयारी करके। क्योंकि आज के टाइम पे बड़ा इंस्टीट्यूट, आप देखो बड़ा इंस्टीट्यूट और अपने तैयारी में क्या दिक्कत होता है। आप जब दिल्ली जाते हो, मुखर्जी नगर जाते हो पढ़ने के लिए, चाहे आईएएस का मैं बात करो, CGL का बात करो, फिर एसएससी जेईई का बात करो, अच्छे इंस्टीट्यूट में टीचर बस यही बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है। बिकॉज टीचर तो हर कोई अच्छा होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है। आप मैकेनिकल को या फिर सिविल को 10 साल पढ़ के, 50 साल पढ़ के भी खत्म नहीं कर सकते हो। एक सब्जेक्ट में PhD किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बहुत तो सागर है, लेकिन आप जिस फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट स्टडी समझो, कम पढ़ो और जॉब को लो। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कोई 1 साल पढ़ के, 2 साल पढ़ के जॉब निकाल लेता है, और कोई बच्चा 5 साल तक तैयारी करता रहता, फिर भी वो जॉब नहीं मिलता है। तो वो पढ़ता तो 5 साल तक है, लेकिन होता क्यों नहीं है? बिकॉज उसको तरीका नहीं होता। दैट इज वाई एक अच्छे टीचर या फिर अच्छे पेरेंट या फिर सीनियर किसी से भी हो, उसका गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप खुद रिसर्च करो और पता करो। ठीक है, जो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के पेपर से। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसके बाद और एक आने वाला है जिसमें हम लोग कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वो लास्ट हो जाएगा, एसएससी जाएगा। एंड फर्दर कुछ भी बुक होगा इंपॉर्टेंट तो मैं लाऊंगा, वो अलग बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि वैकेंसी कब तक आएगा और कितना रहने वाला है, एग्जाम कब आने वाला है, पहला एक वीडियो, सेकंड वीडियो सिलेबस के बारे में, और थर्ड वीडियो कटअप के बारे में, ताकि एक ये 3 चीज़ पता होना चाहिए स्टूडेंट को अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी जॉब का। तो चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई अगर सुझाव आपको है, अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। बाय बाय गाइज।